बाद एक बार फिर से आप सभी का JK24/7 न्यूज में स्वागत है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं आशीष सांडा जी। मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि लगभग 43% आबादी ऐसी है जिनके घरों पर रसोई गैस नहीं है। जब हम PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट पर जाते हैं सर, तो वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है कि 10 करोड़ लाभार्थी इसके हैं। लेकिन सर, जानकारी यह भी मिली है कि लगभग 1 करोड़ 18 लाख लोगों ने, परिवारों ने सिलेंडर रीफिल ही नहीं कराया। जी आशीष जी। पलक जी एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी। देखिएगा, इस समाज में बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें उनको संसाधन प्रोवाइड करती हैं। मैं किसी जाति विशेष को यहाँ पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आपने ऐसे भी इंस्टेंस देखे होंगे कि सरकारें लोगों को झुग्गियों की जगह मकान दे दें और वो लोग उस मकान को बेच दें या किराए पे चढ़ा दें और वापस फिर झुग्गी में आके रहने लग जाएं। तो सब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, सोच होती है। मेरा यहाँ पे कहना यह है कि जो हमारे कुछ लर्नेड फ्रेंड्स ने यहाँ पे कुछ बात उठाई, मैं आपके दर्शकों के लिए वो बताऊं कि ये जो मापदंड हैं इस इंडेक्स के, जो बनाई गई है, जो रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर, ये कुल मिला के 1 या 2 मापदंड नहीं है, ये 12 से 14 मापदंडों के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसका बेस उन्होंने माना है हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। मैं ये मानता हूं यहाँ पे हम किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं उसको छोड़ के अगर हम सिर्फ डाटा की बात करें, क्योंकि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष मिश्रा जी ने भी कहा कि डाटा जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल होता है, तो अगर हम सिर्फ डाटा की बात करें तो हेल्थ केयर में अगर हम कहें कि एम्स 8 से बढ़ के 23 हो गए देश में, तो ये प्रूवन फैक्ट है। अगर हम कहें कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल गए जो 5 लाख की फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी ले रही है, तो ये प्रूवन फैक्ट है। अगर हम कहें जन औषधि केंद्र खुल गए जहां से 20,000 करोड़ की लोगों की सेविंग हुई, तो ये डाटा है। एक सेकंड होल्ड। आपने बोला कि जन आरोग्य से 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल गए, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इलाज के लिए चले गए। अपडेटेड डाटा है, 50 करोड़ का डाटा है आज की डेट में। 30 करोड़ का थोड़ा पुराना डाटा है, 50 करोड़ इस डाटा। आयुष्मान कार्ड मिलने से क्या हम मान ले कि वह अस्पताल भी गए? जी एक बात समझिएगा, अब सरकार क्या करेगी? सरकार जो अस्पताल जाए उसको कार्ड देगी या सर आपने लाभार्थी नहीं बताया ना कि आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद आपने क्लेम कितना दिया? सर जानकारी नहीं है ये। मैं यही तो आपको बता रहा हूं मैं कि पैराशूट प्लेन में कब दिया जाता है? जब प्लेन में आग लगे उसके बाद या उससे पहले। तो हमेशा पहले पैराशूट दिया जाता है कि अगर आग लगे तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर दूसरी आप दूसरी बात समझिएगा, हेल्थ के अलावा हेल्थ एक एस्पेक्ट है, एजुकेशन हर दूसरे दिन खुला है, एक यूनिवर्सिटी हर हफ्ते में खुली है। अगर मैं कहूं कि 7 IIM और 7 IIT खुले हैं, तो क्या ये देश की प्रगति की तरफ नहीं है? चौमुखी विकास कैसे होगा? पॉवर्टी कैसे जाएगी जब बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा? 1.37 करोड़ लोगों को PM कुशल विकास योजना में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे? स्टार्टअप बढ़ेंगे, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बन चुके हैं, यूनिकॉर्न 120 से ज्यादा बन चुके हैं। ये चौमुखी विकास नहीं है क्या? आप बताइएगा। लेकिन सर आशीष जी विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, अभी हम गरीबों की बात कर रहे हैं कि गरीबों के लिए क्या किया गया। मैं गरीबों की बात ही कर रहा हूं मैडम। अगर आपके मेरे नलों में जल नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि मैक्सिमम पॉवर्टी 84% पुअर रिजाइड इन रूरल एंड ग्रामीण एरिया, और स्पेसिफिकली उन एरियाज को टारगेट किया गया है जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी थी। उन राज्यों में सबसे ज्यादा विकास करने का प्रयास किया गया है जहां पे गरीबी की दर सबसे ज्यादा थी। और जब आप देखिएगा आपके और मेरे लिए टॉयलेट की गैस कनेक्शन की दिक्कत नहीं है, रसोई गैस पर भी आशीष सांडा जी हमने चर्चा करी, लेकिन साथ ही PM आवास योजना भी आपको याद दिला देती हूँ। ये एक ऐसी योजना रही है सर जिसका बीजेपी ने सबसे ज्यादा प्रचार किया है। 2004-05 के अंदर 55% आबादी के पास आवास दिलाना सबसे आज ये आंकड़ा सर, एक सेकंड सर सुन लीजिए सर, ये आंकड़ा आज 41% है। यानी 15 साल के अंदर चाहे यूपीए रही हो या फिर रही हो साथ में हमारी NDA, इतना गिरावट तो देखने को मिली नहीं ना सर। 50 से 41 तक ही आप आ पाए। तो आप तो ये, लेकिन
क्या होगा पलक जी, आप कंपैरेटिव नहीं देखेंगे क्या? 70 साल के राज्य के बाद ये 55% था जिनके पास घर नहीं थे, और एक दशक के राज में, एक दशक भी पूरा हुआ नहीं, 55% 70 साल में था, और अभी एक दशक भी नहीं हुआ कि वो 55 से 1% आ गया है। तो क्या हम अग्रसर हैं सही राह पे? क्योंकि मकान देना सबसे महंगा खर्चा है, एलपीजी गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन, ये सब उसके मुकाबले बहुत छोटे खर्चे हैं, इसलिए उसमें जो ग्रोथ और प्रोग्रेस है वो उतनी फास्ट नहीं हो सकती। लेकिन 55% से आज हम 41% पे आ गए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इसको समझिएगा, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे हमारे कुछ पैनलिस्ट ने कहा, एयरपोर्ट 74 से 148 हो गए, क्या वो विकास नहीं है? क्या उससे गरीबी, कनेक्टिविटी नहीं बेटर होगी, गरीबी नहीं जाएगी? ठीक है आशीष मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त बीजेपी का स्पष्ट तौर पर ये कहना है। शुक्र है कि आशीष हांडा जी आपके पास फिर आऊं। उसको बेचना कह देते हैं। आशीष हांडा जी, मैंने प्राइवेटाइजेशन बोला, मैंने कुछ बेचना नहीं कहा, मैंने प्राइवेटाइजेशन, मैंने कहा शुक्र है, मैंने कहा शुक्र है कि आपने प्राइवेटाइजेशन कहा। आशीष जी, पलक जी, आशीष मिश्रा जी बोलिए। पलक जी देखिए, सबसे पहले आज के दिन में जैसे डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, इनकी बातों को देखते हुए मुझे आज याद आ गए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओहो, तो उन्होंने एक बात कही थी, आशीष जी आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मुझे लगता है। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये कटाक्ष के लिए यूज करते हैं उनका नाम। बोलिए आशीष। आप तो आडवाणी जी को उठा के फेंक देते हो, हम तो उनका भी हाथ पकड़ के उठाते हैं, उनको चलाते हैं। अब ये चैप्टर मत शुरू करो। ठीक है सर, अभी देखिए आशीष मिश्रा जी, एक सेकंड हांडा जी। आशीष मिश्रा जी, अक्सर कांग्रेस की ये बड़ी शिकायत रहती है जर्नलिज्म फील्ड से कि जी आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। आज आपने थाली में रोटी परोसी और आप कह रहे कि नहीं खानी। बोलिए सर, आपका दिन है आज, बोलने जा रहा हूँ, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया इसलिए। सुनिए पलक जी, कैसा है, मैं जो बात कह रहा था, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से प्रगति के पथ पर है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि किन्हीं सरकारों ने काम नहीं किया है, सभी ने काम किया है। क्योंकि अगर ऐसा कहते हैं कि किन्होंने काम नहीं किया है, तो हमारे देश के नौजवानों का, जवानों का, किसानों का, मजदूरों का सबका अपमान होता है। तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं सिरे से नहीं नकार रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी योजनाएं जो थी, वो योजनाओं ने लाभान्वित लोगों को कितने प्रतिशत तक काम करके योगदान दिया है। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं 1,64,000 रुपए का मोबाइल यूज करता हूं, लेकिन हर महीने 12,000 रुपए की ईएमआई पे करता हूं। लेकिन जब जैसे मेरे भाई ने कहा था, पत्रकार महोदय जी ने, परमार साहब ने, कि मेरे खाते में 1 लाख डाल के लखपति बना के तो मेरा उद्धार तो नहीं हो सकता ना, मुझे उस योग्य बनाइए। मैं खुद आयुष्मान कार्ड हो 100 रुपया उसमें भरना पड़ता है, चाहे पीएम आवास योजना हो 550 रुपया उसका फॉर्म भरने के लिए चार्ज किए जाते थे। आपने पूरे देश से जितना पैसा कलेक्ट किया उसके एवज में लोगों को दिया क्या? आपने सबसे लिया है, और जो अभी पेंडिंग है उनको कहा जा रहा है आपको दिया जाएगा। जब तक कि ये बात थी कि 2023 में आपको घर मिल जाएगा, मुझे खुद को नहीं मिला है, मेरा खुद लेने का प्लान चल रहा है। क्या करूं, मैं भी सोचा कि कुछ भला हो जाए। भाई साहब, आपको क्यों मिलेगा? 1,64,000 का जो मोबाइल यूज करता है वो कितने गरीबों का हक मारेगा? यही तो कांग्रेस का डीएनए है। सुनिए मेरा शौक है, आज के डेट में सबको चाहिए, में इलाज भी चाहिए, आज की रफ्तार के हिसाब से ऑपरेशन, आज के हिसाब से रफ्तार सबको चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं 3G 2G का यूज करने से बेहतर है कि मैं 5G चलाऊं, बराबर ना? क्योंकि आपने मुकेश अंबानी जी को, आशीष मिश्रा जी, मुझे लगता है कि मेरी आपकी बात पर टिप्पणी करने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। आशीष जी ने, हांडा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। बहरहाल राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी आईफोन से हटकर और आवाज से थोड़ी देर के लिए हटकर हम बात करते हैं बीजेपी की, और साथ ही हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। सर, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन किस हद तक? 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं, गुड, लेकिन उस 80 करोड़ जनता को इस काबिल बनाएंगे ना कि वह अपना राशन खुद खरीद ले? जी राकेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल पर इस बात को दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि 80 करोड़ लोगों को हम उसमें अनाज दे रहे हैं, उसमें से 64-65 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत नहीं है। मोदी जी वोट बैंक के लिए बनाए हुए हैं। कोरोना काल में जरूर चाहिए था कि 140 करोड़ लोगों को अनाज देते, क्योंकि मजबूरी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब वो वोट बैंक के लिए जरूरी हो गया, जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ।
देखिए पलक जी, असल में क्या है कि जो आपका डाटा बता है कि इतने गैस रिफिल नहीं हुए, इतने लोगों के पास सिलेंडर नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं कह पा रहे, मैं बता देता हूँ। असल में देखिए पृष्ठभूमि क्या है, वो जो आप डीप स्टडी करेंगे ना, तो वो जो रिफिल नहीं हुए हैं ना, वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। अब 600 रुपए का, 1000 रुपए का सिलेंडर रिफिल करना है। मैं गांव में मैं रहता हूँ, तो मेरे पास मवेशी है, उसका जलावन का उपला का व्यवस्था हो जाता है, जंगल से लकड़ियां चुन के आ जाती हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरा 600 से कम में, बल्कि मुफ्त में, क्योंकि लकड़ी में गया हूँ, खेत में काम करने गए, लकड़ी लेके आ गया, जलावन में उपले होते हैं, कई तरह की व्यवस्था होती है, मेरा खाना बन रहा है, तो मैं 600 क्यों खर्चा करूं? वही लोग रिफिल नहीं कराए हैं। शहरी व्यवस्था जहां पर जलावन नहीं है, उनकी मजबूरी है कि वो रिफिल कराए, वो लोग रुके हुए हैं। देखिए पहले क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास खाता नहीं था। जनधन खाता को मैं खाता मानते ही, क्योंकि जनधन खाता को खाता नहीं, फोर्सली दिया हुआ खाता है। खाता मैं मानता हूं कि अब मेरे पास व्यवस्था हो गई है कि मुझे बैंक में जमा करना है, इंटरेस्ट कमाने के लिए, बेमतलब पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए बैंक में सेफ रहे। ऐसा अभी भी 25-30% से ज्यादा खाता नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए किया गया है, डीबीटी हाँ, के लिए हजारों करोड़ रुपया बचाया गया है। वहीं पे आ रहा हूँ भाई साहब, डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे आ रहा है? तो उस पैसे को उठा करके को देने के लिए भी तो आ रहा है, ये भी तो आप जानिए ना। इन्वेस्टमेंट बढ़े काम में भी आया, लेकिन सर जरूरी है इन्वेस्टमेंट बढ़नी हटा दिया ना सर। नहीं सर, इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है ना कि इन्वेस्टमेंट बढ़े। राकेश जी, घर पे पड़ा पैसा जो है वो जाया जा रहा है, अगर अकाउंट में पड़ा है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकता है ना, बैंक के लिए बहुत जरूरी है, बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो मैडम जनधन आशीष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अकाउंट में आया, मोदी जी डालेंगे 500 रुपया तो किसानों को महीना, और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाएंगे 1000 रुपया महीना। वाह भाई वाह। ठीक है, बोलिए राकेश जी। राकेश जी देखिए, गरीबी रेखा से बाहर निकलने के 2-3 प्लान भारत सरकार को तुरंत लागू करनी पड़ेगी। जो हमारे गांधी जी की योजना थी, हर हाथ को काम। लेकिन सर अभी तो आप खुद कह रहे थे कि 40 करोड़ जनता ऐसी है जो राशन ले रही है मुफ्त में, उसे जरूरत ही नहीं है, तो मतलब गरीब है ही नहीं वो आपके अकॉर्डिंग। यही पलक, आपने मेरी बातें छीन ली। मैं कह रहा था, आपने कह दिया। लेकिन हर हाथ को काम क्यों होगा? मैं मुफ्त में अनाज ले रहा हूँ, मुफ्त में बिजली हो रहा है, मुफ्त में आयुष्मान कार्ड मेरे पास आ गया, मेरे पास घर आ गया, तो मैं महुआ पी करके सोऊंगा कि काम करूंगा? तो मोदी सरकार की योजना हर हाथ को काम के जगह हर हाथ को नकारा बनाने का साजिश है, जिससे उनके कुछ लोग ही कमाए और बाकी सब नकारे बने रहे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है आशीष राणा जी, सर 20 सेकंड्स फाइनल कमेंट बोलिए। जी पलक जी, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने आयुष्मान भारत की बात की, मेरे पास उसका डाटा आ गया है। 4 करोड़ लोगों का इलाज उससे किया गया है और 23 करोड़ का अब तक फायदा दिया जा चुका है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, जहां तक हमारे लर्नर फ्रेंड ही कह रहे हैं कि लोगों को जरूरत ही नहीं है, ये आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि आज भी कितने लोग वंचित हैं, और वंचित को ही देना। हमारे अंत्योदय की पॉलिसी ही ये कहती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी जरूरतमंद व्यक्ति तक कांग्रेस का तो कहना आपने घर नहीं दिया, वही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आशीष मिश्रा जी का कहना है कि उनको वास नहीं मिला अभी तक। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि विकास की विवेचना करना बेहद ज्यादा जरूरी है। पिछले 15 सालों के अंदर आज भारत कहां है, विस्तार से आज इसी पर करा विश्लेषण। ये चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी थी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।